हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी दौर। आज हम जैसे कि देख रहे थे कि आप मध्यकालीन भारत हम लोग कर रहे हैं। प्राचीन भारत मैंने ख़त्म कर लिया। मध्यकालीन भारत में जो बीपीएससी PYQ के हैं उसके सेकंड पार्ट है ये वीडियो। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट हम शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चंस का ये वीडियो होगा, 20 क्वेश्चंस करके, ठीक है, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये किस में थे? फिरोज शाह तुगलक के काल में। फिरोज को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बनगान का गठन किया गया था। ठीक है, एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि दीवाने बनगान किस विभाग से संबंधित था या किसने गठित किया था। तो ये दासों के लिए था, दीवाने बनगान दासों के लिए था, और ये इसका स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। प्रत्येक दास को 10 से 100 तंगे के बीच वेतन मिलता था। तंगा उस टाइम वो उनका करेंसी था। कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो ये किसने किए? फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए। अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को भी फिर से लगवाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये आया था देवराय द्वितीय के काल में। ठीक है, सॉरी, कृष्ण देवराय के काल में आया था। फारसी यात्री देवराय द्वितीय के काल में आया था। सॉरी, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। ठीक है, उसने अपने यात्रा वृतांत मतला उस सदाइन व मजम उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो तैमूर के आक्रमण के बाद किसका हुआ था स्थापना? आपका बी ऑप्शन इसका आंसर है सैयद वंश का। ठीक है, तैमूर के आक्रमण 1398 में हुआ था। तुगलक शासन को कमज़ोर कर दिया। 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वहाँ तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहाँ अब आगरा है? तो ये किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। चलिए, 17 जुलाई 1489 को निज़ाम खां सुल्तान सिकंदर के नाम से सिंहासन बैठा। यानी सिकंदर शाह का असली नाम क्या था? निज़ाम खां, और सिंहासन में बैठा था तो सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी, ठीक है, गजे सिकंदरी उसी के समय आरंभ हुआ। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 महीने पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था जिसका नाम क्या था? फरंगे सिकंदरी रखा गया था। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ था लज्जत ए सिकंदर शाही। कौन सा ग्रंथ था? लज्जत ए सिकंदर शाही। ठीक है, सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का भी बहुत शौकीन था और वो गुरु रुखी नाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, देखिए घटना चक्र बहुत लोगों के पास बुक्स होंगे, लेकिन अगर जब आप वीडियो देखते हैं ना तो वीडियो देखते और सुनते जब वो चीज़ है तो वो ज़्यादा आपको ध्यान में रहता है। इसलिए वीडियो कोशिश करिएगा तो पूरा देखें। और ये सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं, मेरा यकीन मानिए हर एग्ज़ाम में जिसमें भी आपका जीके पूछा जाता है सबके लिए आपके हेल्पफुल होगा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे हरियर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरियर और बुक्का, जो कि 1336 में आपकी इसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में।
इस राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। राजधानी थी हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थे। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान की जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। तो बहमनियों से गोवा को किसने छीना था? हरियर टू ने, ठीक है, हरियर सेकंड ने बहमनियों से गोवा को छीना था। 1377 बुक्का की मृत्यु के बाद उसके पुत्र हरियर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराज धीराज की उपाधि ग्रहण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचन्नापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हुआ। हरियर टू की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव, देखिए याद करिए बेलगांव में क्या हुआ था? गांधी जी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने ये अध्यक्षता की थी, ठीक है, 24 में जो कि हुआ था। बेलगांव अधिवेशन में गोवा छीना था। वह सिर्फ विरूपाक्ष के उपासक थे। बेलगांव आपका कर्नाटक में, याद रखिएगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये था कुली कुतुब शाह। विजयनगर के राजा जो कृष्णदेव राय है, गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब के साथ लड़ा था। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त थे, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया। वारंगल, कोनवीडू आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ। कुतुब शाही सेना पराजित हुई। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो क्या थी? इसकी भू राजस्व थी, ठीक है, उसकी विशेषता क्या थी? भू राजस्व। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी। यह था भू राजस्व संपत्ति पर व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योग कर लगा जाने पर सामाजिक सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड थे। भूमि की भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था, ठीक है, सर्वे किया जाता था और उपज का 1/6 पार्ट क्या करते थे? वसूला जाता था। शिष्ट भूमि कर नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अथावने कहा जाता था, ठीक है, केंद्रीय राजस्व विभाग को क्या कहा जाता था? अथावने कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये आपका हम्पी में मिलता है। हम्पी के खंड वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ? हम्पी कर्नाटक में। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है हम्पी। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है रक्षा विभाग से। दीवाने अर्ज संबंधित है रक्षा विभाग से, ठीक है। दीवाने अर्ज अथवा आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल के सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवाने अर्ज कराता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक नहीं, बलबन ने की थी दीवाने अर्ज की स्थापना। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो ये रायगढ़ में थी। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया और तथा छत्रपति की उपाधि धारण कर रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विशेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक किया। तो किसने उनका राज्याभिषेक किया था? गंगा भट्ट ने, जिनका नाम क्या असली नाम था? पंडित विशेश्वर। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन था बहमनी राज्य का संस्थापक। दक्कन के अमीरान इस सदा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां यानी हसन गंगू नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमद शाह की उपाधि धारण की, ठीक है। जफर खां ने अलाउद्दीन हसन बहमद शाह की उपाधि धारण की और 1347 में सिंहासनरूढ़ हुआ बहमनी साम्राज्य की नींव डाली, ठीक है। तो जफर खां अलाउद्दीन हसन बहमद शाह की उपाधि से आपका ये नींव डाला था इस वंश का। उसने गुलबर्गा को अपनी नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। क्या रखा? अहसानाबाद, गुलबर्गा का नाम, ठीक है। गुलबर्गा आपका कर्नाटक में है। साम्राज्य के शासन के लिए उसने 4 तरफ अथवा प्रांतों में विभाजित किया: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर।
कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4, गुलबर्गा, दौलताबाद, ठीक है, जो दौलताबाद से देवगिरी लेके गया था, ये याद है, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत एक शासन के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासक को उसने अपने अधीन किया और अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं को जजिया न लेने का भी आदेश दिया था। देखिए, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो ये मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर को इंगित करता है? तो ये करता है डी, यानी 1, 3 और 4। ठीक है, ऑप्शन में आपका क्या? 1, 3 और 4। तो ये आपका खराज हो गया, खुम्स हो गया और मुक्ताई हो गया। ठीक है, खराज उस और मुक्ताई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं, अपितु खुम्स लूट भूमि थी, लूट का धन था। खुम्स क्या था? लूट का धन को कहते थे। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट से प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिक बांध दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा हो जाता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में दिया और शेष 1/5 सैनिकों में बांध दिया था। सिकंदर ने गड़े हुए खजानों से कोई हिस्सा नहीं लिया था। किस सुल्तान ने जमीन और फसल के नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए। उसने उपज का 50% भाग भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में न लेने के लिए जोर दिया गया। ठीक है, वो अनाज के रूप में नहीं लेता था। इससे पूर्व बर्बन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी, लेकिन जहां अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। ठीक है, चलिए, शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? तो ये किस संप्रदाय के थे? बहाउद्दीन जकरिया आपका सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। ठीक है, भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकरिया ने प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? शेख बहाउद्दीन जकरिया ने। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख शाहदीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अब्दुल फतह और शेख जलाउद्दीन सुर्ख आदि हुए। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। ठीक है, इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़े को 200 से 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो ये किया था आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा ई, इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। ठीक है, इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 में। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेरशाह के समय में भी सैन्य बच के यही प्रणाली बचे थी। ठीक है, ज्ञात है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है। ठीक है, बीपीएससी इसका ई माना है, इसलिए हम लोग भी ई को ही ध्यान में रखेंगे। जवाबिद का संबंध किससे था? तो ये राज्य कानून से था। जवाबिद का संबंध राज्य कानून से था। और आज का लास्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल के सिक्के टंका, संस्गनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो ये आपके थे, टंका आपको चांदी का होता था, संस्गनी भी चांदी और जीतल तांबा का। ठीक है, सल्तनत काल में टंका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित होते थे। संस्गनी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात क्या होता था? 1:48। ठीक है, और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल पे विजिट नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप चैनल विजिट करिए। उसमें डेली के अपडेट्स, करेंट के न्यूज़पेपर, ये सब कुछ